Hello everyone. So today we are here to continue with your class, that is your third chapter, ruling the countryside. And as I had told you in the last class, today we are going to take the summary of your whole chapter. Okay. So let us continue now. Okay. We'll just do what we'll do the things that we are going to discuss the main things in the chapter, the main points. Okay. और उस पॉइंट्स को हम लोग जो है जो भी आपका टॉपिक है उसके अंडर में हम लोग एक एक करके उसको डालते जाएंगे. ठीक है. इफ़ यू वांट टू मेक द नोट्स टुडे यू कैन मेक. इफ़ यू ऑलरेडी मेड इट इज़ वेरी गुड. और जैसी की चीज़ें हैं मैं उसको आपको मेन पॉइंट्स में डिस्कस करती जाऊंगी. अगर आप चाहें तो साथ साथ लिखते चले जा सकते हैं आप. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर द कंपनी बिकम्स द दीवान. ओके. तो ये जब आप नोट्स बनाएंगे, ओके, सो यू विल जस्ट पुट द हेडिंग इज द कंपनी बिकम्स द दीवान. तो इसमें हम लोग जो पहला पॉइंट डालेंगे आपको, जस्ट राइट इन द पॉइंट्स, राइट. सो योर फर्स्ट पॉइंट विल बी योर ऑन 12th August 1765 the Diwani of Bengal, Bihar, Orissa. Okay. Diwani of Bengal, Bihar and Orissa was given by Mughal Emperor Shah Alam II to British. Okay, this will be your first point. And why it was given? Because the British defeated the Mughal emperors in the Battle of Buxar in 1764. Okay, that will be your first point. This will be enough for this one. Okay, then in the second thing you can see that the painter was commissioned by Robert Clive to paint in such a way that it becomes a memorable event in Robert Clive's life. ठीक है, मैंने आपको बताया था. ओके, तो ये आप पहला पॉइंट है. जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डालते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. ओके. सो योर फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट एंड योर सेकेंड पॉइंट विल बी दैट the painter was commissioned by Clive to record the memorable Clive event in Clive's life. Okay. उसके बाद हम देखेंगे आपका योर एडवांटेज. ठीक है. मतलब कि जब ब्रिटिश को आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो इसका उनके लिए क्या बेनिफिट था, क्या उनके लिए जो है वो एडवांटेज था. ओके. So the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Okay, यानी जो भी टेरिटरीज उनके कंट्रोल में आई थी वो उसके चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे. राइट. इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं. ओके, नाउ यू कैन जस्ट पुट द पॉइंट द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. ये एडवांटेज था, यानी फ़ायदा था, है ना. आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ब्रिटिश को जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई आपकी 1765 में, तो भाई उसका फ़ायदा उसके लिए क्या हुआ था. ठीक है. तो एडवांटेज क्या था. सो दिस वाज द एडवांटेज दैट द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. ओके. अब जब वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो उनका काम क्या था, ड्यूटी क्या थी. यानी आपको जब किसी चीज़ का स्टेटस मिलता है तो स्टेटस के साथ में आपको राइट्स मिलते हैं. सो राइट्स के साथ में क्या मिलती है आपको, ड्यूटीज़. ओके. तो इनका स्टेटस यहाँ पे क्या है, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का. अब उस स्टेटस के साथ इनकी जो ड्यूटी क्या मिली इन लोगों को, द ड्यूटी वॉज टू एडमिनिस्टर द लैंड. ओके. मतलब उनको क्या करना चाहिए था, लैंड को एडमिनिस्ट्रिंग करना था एंड टू ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस. दैट वॉज देयर ड्यूटी. ओके. क्यों, सो दैट इट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू to meet the expenses of the company. Okay, that will be your third point, right. अब इसके बाद आप डालेंगे कि जब उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो उसके बाद उनका लक्ष्य क्या हो गया, है ना. उनके यानी पहले उन्होंने किस प्रकार की चीज़ें उनके दिमाग में थी कि अब हमको आगे क्या क्या करना है. तो पहला जो था कि भाई उनके जो पुराने जो रूलर्स थे उनको क्या करना था, दे हैव टू बी कंट्रोल्ड. ओके. एंड सेकेंड वॉज to colonize the countryside, and third was to organize revenue resources, and fourth was to redefine the rights of people, and fifth was to produce the crops it wanted. Clear? यहाँ तक पता लग गया होगा आपको किस तरह से आपको पॉइंट्स डालने हैं. राइट. नाउ लेट अस गो फर्दर. योर नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू फॉर द कंपनी.
ठीक है, अभी रेवेन्यू फॉर द कंपनी में हम लोग इसको देखेंगे दैट द कंपनी बिकेम द दीवान, ओके। एंड दीवान बनने के बाद, दीवानी इनको मिलने के बाद इनका लक्ष्य क्या था भाई, इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था। इट वांटेड लार्ज रेवेन्यू इनकम, ठीक। और लेकिन इसके साथ में और क्या चीज़ें थी कि काम नहीं करना चाह रहे थे, ओके। दे वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट दे वेर अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, ठीक। यानी राइट्स तो इनको मिल गए लेकिन लोग उसमें ड्यूटी अपनी फिलअप नहीं करना चाह रहे थे, ओके। अभी इसमें क्या था, उनका कोशिश ये रहता था, देयर मेन एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज पॉसिबल, ओके। एंड ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने से क्या हो गया कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आने लग गया, ओके। तो ज़्यादा पैसा आने से क्या हो गया कि इनकी जो प्रॉब्लम थी बिफोर 1765, दैट द ड्रेनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, है ना, इट वॉज स्टॉप्ड, ठीक है। अब इनके देश से सोना चांदी आ रहा था, वो बंद हो गया। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब बंगाल से ये लोग जो भी रेवेन्यू जनरेट करते थे उसी से ये लोग जो है चीज़ों को खरीदते थे और इसको जो है यूरोपियन मार्केट्स में बाहर जो है उसको खूब ज़्यादा ऊंचे दामों पे बेचा करते थे, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, ये जो काम ये लोग कर रहे थे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया, व्हाट वाज द रिजल्ट, दैट बंगाल इकोनॉमी, ठीक है, ये सब जो कर रहे थे उसके बाद इसके सेम उसी पैरेलल में क्या हो रहा था कि आपकी जो बंगाल इकोनॉमी थी इट वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, ठीक है। यानी आप तो लूटने में लगे हुए हैं और आप जब लूट रहे हैं तो उससे बंगाल में क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। कारण क्या था, दैट द आर्टिसंस वेयर फोर्स्ड to sell their goods to the company at the cheapest prices, okay, and the peasants were unable to pay the dues that were very very high that they were not able to pay, ठीक है। दो कारण था, ओके। अब इससे क्या हो गया कि आपके जो आर्टिसनल प्रोडक्शन थे वो डिक्लाइन पे आ गए और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जो है वो कोलैप्स हो गई। प्लस इसमें ऊपर से और क्या हुआ, 1770 में जो फेमाइन आया उसमें तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग आपके बंगाल में जो है वो मारे गए, ठीक है। ये आप इसके बाद डालेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी विल सी, अब जब इतना ज़्यादा हो गया आपके, जब सारे के सारे गांव खाली होने लग गए, ठीक, आपके किसान और आपके आर्टिसंस सब गांव छोड़ के जाने लग गए, खेती ठप पड़ गई। तो अभी इनको लगा कि अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी, इकोनॉमी ही अगर आपकी ध्वस्त हो जाएगी तो हमारा रेवेन्यू इनकम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसको देखकर इन लोगों ने क्या किया, व्हाट दे हैव डन, दे हैव थॉट टू इन्वेस्ट इन द लैंड, ओके, सो दैट द एग्रीकल्चर कुड बी इम्प्रूव्ड, राइट, ठीक है। तो ये इन लोगों ने जो है इसके बाद युक्ति बनाई कि अब हम लोगों को जो क्या करना पड़ेगा, ज़मीन में जो है थोड़ा सा पैसा लगा के उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल सी, अभी इसके तहत इन लोगों ने जो काम करना शुरू किया तो उसमें 1793 में जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, उन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ओके। अब जो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, सो वी कैन सी परमानेंट सेटलमेंट इन पॉइंट्स, okay. The first point under permanent settlement is that permanent settlement was started in 1793 by Lord Cornwallis, ठीक है। कॉर्नवालिस साहब ने इसको जो है इनके जो है शासन व्यवस्था के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इन दैट यू कैन पुट पॉइंट्स, सो फर्स्ट पॉइंट कुड बी पुट हियर दैट द राजाज एंड द तालुकदार्स were recognized as zamindars, okay, and they were asked to collect the rent from peasants and pay the revenue to the company, okay. दूसरी चीज हो गई। एंड थर्ड was that the amount to be paid was fixed permanently, right. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इफ जमींदार फेल्ड टू पे, ओके, खुदा ना खास्ता अगर आपका जो ज़मींदार है वो अगर पे नहीं कर पाता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उसकी ज़मीन जो है उसके हाथ से निकल जाएगी, ओके, राइट। इफ़ ज़मींदार फेल्ड टू पे द रेवेन्यू देन हिज ज़मींदारी वुड बी लॉस्ट, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं 19th सेंचुरी में क्या हुआ था आपका, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया,
ये आपका परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट में हमने कितने पॉइंट्स देखे? फर्स्ट पॉइंट, इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड पॉइंट, द राजास एंड द तालुकदार्स वेर कंसिडर्ड एज जमींदार्स एंड दे वेर आस्क्ड टू कलेक्ट द rent from the peasant and pay the revenue to the company. And third point, the amount to be paid was fixed. And next point, और ये अमाउंट क्यों फिक्स किया गया है ना, कई बार क्वेश्चंस जो हैं आपको 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कारण आपको पता होना चाहिए भाई अमाउंट इन लोगों ने क्या फिक्स किया, किस लिए, सो दैट देयर शुड बी अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द कंपनीज ट्रेजर, ठीक है, ताकि आपका जो रेवेन्यू का जो एक आने का जो व्यवस्था है वो हमेशा रेगुलर हो जाए, मतलब उसमें कभी भी कमी ना पड़े। ओके, और दूसरी चीज़ लोगों ने सोचा कि अगर हम रेवेन्यू फिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगा, ज़मींदार को थोड़ा फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो वो क्या करेगा, फिर लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स जो हैं परमानेंट सेटलमेंट में डाल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आप इसमें डाल सकते हैं व्हाट विद द प्रॉब्लम्स दैट वेयर अटैच्ड विद द परमानेंट सेटलमेंट, यानी जब ये व्यवस्था जो है कायम की गई तो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो अंग्रेज़ों को देखने में आई। ओके, सो अगेन विल सी द ज़मींदार्स what they were doing. The zamindars were not so much interested in investing in the improvement for the land, ठीक है, पहला पॉइंट। और सेकेंड इसमें क्या चीज़ है, द अमाउंट वॉज सो मच हाई, ठीक है, जो अमाउंट फिक्स की गई थी रेवेन्यू की वो इतनी ज़्यादा हाई थी दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द जमींदार्स टू पे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या था, इफ़ दे फेल्ड टू पे, ओके, एंड देन देयर जमींदारीज वेयर लॉस्ट, ओके, यही दिया है ना, सोल्ड ऑफ देयर ऑक्शंस, ठीक है, उसकी ज़मींदारी वगैरह उससे छीन ली जाती थी, ठीक है। इतनी चीज़ें आप डाल देंगे प्रॉब्लम्स में। फिर इसके बाद और क्या हुआ, आपकी जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत में क्या हो गया आपका कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि आपकी जो कल्टीवेशन जो एक्सपैंड हो गई, ठीक है, और प्राइसेस जो थे वो मार्केट में क्या हो गए, वो बढ़ गए, इट रोज। ओके, नाउ अब इससे क्या हो गया, आपकी ज़मींदार की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। ओके, ज़मींदार की तो इनकम इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ पे कंपनी को इट हैज़ गॉट नो गेन, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे क्या थी, फिक्स थी। ओके, राइट, ये आपने देख लिया ज़मींदार की कंडीशन और यहाँ पे अंग्रेज़ों की कंडीशन, ठीक है। और ज़मींदार इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, वो इसमें फ़ायदा क्या उठा रहे थे कि वे लोग जो फ़ायदा आ रहा था उसको जो है वो लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ पे कहीं भी वो पैसा वहाँ पे खर्चा नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को फ़ायदा भी नहीं मिल रहा था, लैंड इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा था, तो पूरी तरीके से यहाँ पे उनको घाटा होने लग गया। और सबसे बड़ा जो परेशानी था वो हुआ था वहाँ पे विलेज के कल्टीवेटर्स को। ओके, सो कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम वेरी ऑप्रेसिव, ठीक है, क्योंकि द अमाउंट विच द कल्टिवेटर हैड टू पे टू द ज़मींदार वॉज वेरी हाई, ठीक, यानी ज़मींदार कल्टीवेटर से जो रेंट लेता था वो पहले ही बहुत ज़्यादा था। ओके, अब भाई नहीं पे कर पाएगा तो उसके ऊपर तो हमेशा तलवार लटकती रहती थी कि भाई मेरा ज़मीन तो मेरे हाथ से गया है ना, मेरे बहुत लंबे समय से मेरे बाप दादा जो भी इस पे खेती करते आ रहे थे, ठीक, मैं भी कर रहा हूँ, तो कहीं मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो वो इनसिक्योर हो गए थे। और दूसरा कि भाई खेती करने के लिए उन लोगों ने जो लोन उठाया था मनी लेंडर से, ठीक है, अब खेती खराब हो गई तो भाई वो लोन भी नहीं चुका पाएंगे, वो अलग उनके सर पे चढ़ जाएगा। ओके, तो इन सब स्थितियों में क्या था, उनको एक डर था कि दैट दे वुड बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड दैट दे वेर कल्टिवेटिंग फॉर द जनरेशंस। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी परमानेंट सेटलमेंट के साथ जोड़ के आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, अब इसी के ज़रिए से क्या हुआ, यानी परमानेंट सेटलमेंट से जो प्रॉब्लम्स अंग्रेज़ों को फेस करनी पड़ी तो उन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया यहाँ पे। ओके, अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, राइट। तो अब ये क्या था, यहाँ पे जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो ये आया था इफेक्ट में 1822 बाई हॉल्ट मैकेंजी। ओके, तो इसमें क्या था, हॉल्ट मैकेंजी ने जो आपका सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था महालवारी सिस्टम। ओके, एंड हियर what was done in the Mahalwari system, that the land revenue was given by farmers to the village headman on behalf of whole village. Okay, समझ में आया ना, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब यहाँ पे जो सॉरी एक मिनट, फिर से हम लोग आ जाते हैं पीछे। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आपका जो नया सिस्टम था महालवारी सिस्टम,
ये हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में इसको जो है शुरू किया था। ओके, हॉल्ट मैकेंजी 1822। और इसमें करना क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था वो फार्मर ले के किसको दे रहे थे, विलेज हेडमैन को दे रहे थे। ठीक है, और विलेज हेडमैन जो था वो इसको पूरे विलेज की तरफ से क्या करता था, कलेक्ट करता था और वो उसको जाके फिर कंपनी को देता था। ओके, और इसके बदले में उसको क्या मिलता था, पैसा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था आपका माहलवारी सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। ओके, ठीक है, और आपके कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में और पंजाब में। ओके, इसी को हमने कहा आपका माहलवारी सिस्टम। ओके, अब थर्ड आप जो देखेंगे वो है आपका मुनरो सिस्टम। अभी जो आपका मुनरो सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप जो पॉइंट्स डालेंगे, सो दिस सिस्टम नोन एज द मुनरो सिस्टम वाज ट्राइड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर एंड इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820। ठीक है, ये आपका मुनरो सिस्टम जो 1820 में जो है आपका, इसको कैप्टन अलेक्जेंडर ने जो है ट्राई किया था और इसको डेवलप किया था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, अभी इसमें था क्या, now what was been the things which was introduced in your Monroe system, that the settlement was made directly with the कल्टिवेटर्स, यानी बीच में कोई भी आपका ज़मींदार नहीं है, राजा नहीं है, तालुकदार नहीं है, विलेज हेडमैन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, बात किससे हो रही है, कल्टिवेटर से हो रही है। यानी जो पुश्तैनी जो है बहुत सालों से ज़मीन को जो है कल्टिवेट कर रहा है, उसी से जो है डायरेक्टली जो है कंपनी क्या करेगी, रेवेन्यू लेगी। ओके, अब इसमें आपने देख लिया। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इसकी हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, और इसमें जो सिस्टम था ना, जो आपका मुनरो सिस्टम था, उसमें जो आपका रेवेन्यू का जो डिमांड किया जाता था, इट वाज डिपेंडिंग ऑन द हाउ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। यानी इन्होंने क्या किया था, इसमें पूरी की पूरी जो एक सर्वे की थी ना, घूम घूम के कि भाई कौन सी ज़मीन कितनी ज़्यादा फर्टाइल है, कहाँ से हमको कितना रेवेन्यू मिलता है, यानी उसमें पूरा उसके ऊपर डिपेंड करके फिर इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अमाउंट लगाया था। ठीक है, कि भाई कितनी अमाउंट हमको कहाँ किस ज़मीन से मिलेगी, उसी आधार पे जो है कल्टिवेटर को पे करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपने 3 सिस्टम देख लिए। ओके, तो अब ये सारे सिस्टम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए रेवेन्यू के। ठीक है, उसके बाद भी जो है ऐसी क्या बात थी कि जो है ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं था, यानी इससे जो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्योंकि इन लोगों का डिज़ायर क्या था, इन लोगों का जो इच्छा थी, इट वॉज जस्ट टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। ओके, मतलब कितना हम लैंड से रेवेन्यू ले लें, इनकम ले लें, और ये रेवेन्यू जो है ना, दे हैव फिक्सिंग इट टू हाई, मतलब इतना ज़्यादा उसका अमाउंट ये लोग फिक्स कर देते थे जो कि किसान उनको दे नहीं पाता था। ओके, तो इसका नतीजा क्या निकल के आया, जब किसान उसको पे नहीं कर पाया तो वो जो है गांव छोड़ के भागने लगा। ठीक है, और गांव के गांव क्या हो गए आपके, खाली हो गए। ओके, तो ये आप डाल सकते हैं। इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाई द रेवेन्यू सिस्टम विच वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश दे प्रूव टू बी फेलियर। ओके, तो आप इसमें ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, ये कारण आप उसमें गिना देंगे। ओके, तो यहाँ तक आपकी चीज़ें जो है आई होप क्लियर हो गई। ठीक है, अभी हम लोग आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ योर क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो अब क्रॉप्स फॉर यूरोप में आप देखेंगे कि आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वे कुछ खास फसलों पे स्ट्रेस दिया करती थी उगाने के लिए। सो द कंपनी tried its best to expand the cultivation of opium, indigo, jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। ठीक है, इस पे इन लोगों ने जो है स्ट्रेस दिया था उगाने के लिए। ठीक, उसके बाद आपको जो ये आपकी फिगर 5 है ना, इसमें आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार निकल के आ जाते हैं कि जो कलमकारी प्रिंट जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, तो कलमकारी प्रिंट ये जो आप लोग देख लेंगे, सो कलमकारी प्रिंट वॉज क्रिएटेड बाय द वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये जो आपका फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, ठीक है, इसको किसने डिज़ाइन किया था, विलियम मॉरिस ने। विलियम मॉरिस क्या थे, कौन थे, ये बहुत ही फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे ब्रिटेन की 19वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, अभी उसके बाद इसमें जो एक डार्क ब्लू कलर आपने देखा है, तो ये कहाँ से निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है इंडिगो नाम के पौधे से, जिससे कि डाई बना करती थी। ठीक है, और 19वीं शताब्दी के दौरान जो है
आपका जो इंडिया था ये जो है एक बिगेस्ट सप्लायर माना जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिगो का। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज, अभी जो इंडियन इंडिगो थी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो व्हाट वे द रीज़न वाई द इंडियन इंडिगो वॉज सो मच इन डिमांड। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि भाई जो इंडिगो प्लांट है वो आपका कहाँ उगता है, ट्रॉपिक्स में, और आपका इंडिया भी जो है वो ट्रॉपिकल रेंज में ही आता है। ओके, पहली बात। और दूसरा क्या था कि जो इंडियन इंडिगो था इट वॉज यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, सो बिकॉज इट वॉज being used on a large scale by these countries, so only a small amount of Indian indigo reached European market, and because of this is its price was very very high। ठीक है, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो अभी यहाँ पे इतनी परिस्थितियों की होने की वजह से क्या हो गया, जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, उनको इसका ऑल्टरनेट खोजना पड़ा। और ऑल्टरनेट इसका क्या था, एक पौधा था जिसका नाम था वॉड। अब वॉड के पौधे की क्या खासियत थी कि पहले तो ये टेम्परेट जोन में उगता था। भाई आपके वेस्टर्न कंट्रीज टेम्परेट जोन में आते हैं, ठीक है, ठंडे प्रदेश है, तो वहाँ पे उगता था। और दूसरी इसकी क्वालिटी जो है वो इंडिगो से मिलती जुलती थी, वो भी इंडिगो की तरह ही कलर देता था, वायलेट और ब्लू डाई का। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या थी कि इसकी जो क्वालिटी थी ना वो बहुत चीप थी। ओके, तो अभी इसमें क्योंकि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए लोगों ने क्या किया, अपने गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज किया, आप जो है इंडिगो की जो इंपोर्ट हो रही है हमारे देश में उसको आप क्या कर दीजिए, बैन कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद जो क्लोथ डायर्स थे, जो कपड़ा रंग रहे थे, वो इंडिगो को ही प्रिफर करते थे डाई के रूप में। क्यों? क्योंकि इसका जो रिच ब्लू कलर था ना वो आपका वर्ड नहीं दे पाता था, क्योंकि वर्ड का जो कलर था वो पेल और डल होता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई द क्लॉथ डायर्स इन द यूरोपियन मार्केट्स, यूरोपियन कंट्रीज ऑलवेज प्रिफर्ड इंडिगो एज अ डाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर, यहाँ पे आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं, राइट। तो अब इतनी स्थितियों के बाद में जब देखा कि क्लॉथ डायर्स जो है वही प्रिफर कर रहे हैं, तो इससे मजबूर होकर जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को फिर इस बात के लिए परसुएट किया कि अब आप जो है जो बैन लगाया है इंडिगो इंपोर्ट पे, आप उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस बीच में अब आपकी जो बाकी स्थितियाँ जो बगल में चल रही हैं, जो फ्रांस था ना उसने जो है इंडिगो जो है अपना सेंट डोमिंगो में जो है कैरिबियन आइलैंड में कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। फिर पोर्चुगीज़ ने ब्राज़ील में, इंग्लिश जमाइका में, और स्पेनिश ने वेनेजुएला में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके इंडिगो प्लांटेशन जो है आ गए थे, और नॉर्थ अमेरिका के बहुत से हिस्सों में लोगों ने इंडिगो प्लांटेशन शुरू कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि भाई आपके जो ओके यूरोपियन मार्केट्स थे वहाँ उनकी जो एक खपत थी ना इंडिगो की, वो जो है बाकी और देशों से जो है वो पूरी होने लग गई। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, उसके अंत तक आते आते अभी क्या हुआ कि इंडिगो जो था, इंडियन इंडिगो की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में उस वक्त क्या था, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति शुरू होने से क्या हो गया कि जो भी आपकी कॉटन प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होने लग गई। तो इससे क्या हो, क्लॉथ डायर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, तो अब इससे इंडिगो की डिमांड भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, लेकिन अब इस बीच में क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो आपकी एक खपत आ रही थी, सप्लाईज आ रही थी, वो अचानक से कोलैप्स हो गई। ठीक है, इसका रीज़न हम आपको बता चुके हैं। तो इससे क्या हो गया, 1783 और 1789 में जो प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। ठीक है, ये इसका आंसर मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ। ओके, तो अभी इसमें क्या था, जो क्लॉथ डायर्स थे अब वो पूरी तरीके से जो है किस पे आके डिपेंड हो गए, इंडिया पे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर द इंडिगो प्लांटेशन। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके इंडिगो की डिमांड बढ़ने से और इस प्रकार की स्थितियाँ आने से अभी जो आपके इंडिगो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ग्रो अप कर गया। ठीक है, अभी जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा है, तो जो भी आपके कमर्शियल एजेंट्स हैं, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, ओके, दे ऑल केम, ओके, एंड द ऑफिशियल्स हु आर डूइंग देयर जॉब्स, दे लेफ्ट देयर जॉब्स एंड दे केम इनटू द इंडिगो बिजनेस। ठीक, अब इसमें जिसके पास पैसा नहीं था वो क्या करते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों ने कंपनी से लोन उठाना शुरू कर दिया, और इसी दौरान जो है बैंक्स आपके जो इस टाइम में उदय हो गए।
ठीक है, ये स्थितियाँ देख लिया आप लोगों ने कि भाई इंडिगो को लेके कितना ज़्यादा मारामारी चल रहा था। ठीक, तो इसमें हमने फिर अब देखना है कि इंडिगो का कल्टीवेशन जो है वो किस प्रकार से होता था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क्ड। ठीक, कि इंडिगो कल्टीवेशन बताइए। तो इसमें क्या है, आपका इंडिगो कल्टीवेशन में दो मेन सिस्टम है। पहला है आपका निज कल्टीवेशन, दूसरा आपका क्या है, रियोती कल्टीवेशन। ठीक है, तो अभी जब हम निज कल्टीवेशन और रियोती कल्टीवेशन देखेंगे तो पहले हम इसमें देखेंगे कि कल्टीवेशन होती कैसे थी, और दूसरा इसके साथ जो है किस प्रकार की प्रॉब्लम्स जुड़ी थी। ठीक है, तो फर्स्ट विल कम टू द निज कल्टीवेशन। अभी हम निज कल्टीवेशन देखते हैं। So we will see how the niche cultivation was done. The first point under this is that the planter produced indigo in the lands that he directly controlled. ठीक है, अब जो उसके डायरेक्टली कंट्रोल में लैंड होता था उस पर वो इंडिगो प्रोड्यूस करता था। और वो किस प्रकार लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करता था, या तो वो ज़मीन को क्या करता था, ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द ज़मींदार्स। ओके, उसके बाद क्या करता था, इसमें हायर करता था लेबर्स। ठीक है, ताकि वो उसमें काम कर सके। तो ये जो तरीका था निज कल्टीवेशन में इंडिगो उगाने के लिए। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम किस प्रकार की हुई। ठीक है, व्हाट वे द प्रॉब्लम्स विच वेयर अटैच्ड विद द निज कल्टीवेशन। तो पहली प्रॉब्लम इसमें परेशानी क्या थी, इंडिगो जो है ना वो सिर्फ फर्टाइल मिट्टी में ही उगता था। ओके, और ये ऑलरेडी क्या थे, दे वर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया, वहाँ अब उनको लैंड मिलेगा कहाँ से। सो दे स्टार्टेड leasing the land around the indigo factory and they evict the peasants from their land. So this led to conflicts and the tension. Okay, पहली समस्या। ठीक है, लैंड की, भाई जो फर्टाइल मिट्टी पे आपका इंडिगो होगा वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, तो उन लोगों ने लैंड जो है लीज पे लिया इंडिगो फैक्ट्री के पास में और वहाँ से पीसेंट्स को भगाना शुरू किया। तो इससे जो है कन्फ्लिक्ट्स और झगड़े वगैरह होने लग गए, पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, द लेबर वॉज नॉट ईजी टू मोबिलाइज। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो हर तरीके से पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ओके, तो इसमें जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना तो हम सिर्फ पॉइंट्स डाल देते हैं। ठीक है ना, कि भाई व्हाट वे द प्रॉब्लम्स विच निच कल्टिवेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, grown under fertile land, not able to get the land because densely populated. Second, they were taking land in the lease around the indigo factory, but they evicted the peasant, so it led to conflict and the tension. Third point, the labor was not easy to mobilize. Then the fourth point, large number of plows in the bullocks were required. तो ऐसे हम एक एक पॉइंट डाल देते हैं उसमें। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर्स में मिलता है 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, तो हमको क्या करना होता है ना, पॉइंट्स डाल के उसको क्या करना पड़ता है, एलाबोरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए, और तैयार रहने के लिए क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और साथ में आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो आपका लेबर था वो इजी नहीं था मोबिलाइज करना। क्यों, क्योंकि ठीक उस वक्त जिस वक्त आपका लैंड ऑफ इंडिगो प्लांटेशन होना चाहिए था, उस वक्त आपकी राइस कल्टीवेशन का टाइम चलता था। ठीक है, तो जो पीसेंट्स थे दे वेर ऑलरेडी बिजी विद योर राइस कल्टीवेशन। जब वो अपने चावल की खेती कर रहे हैं तो वो उस वक्त आपका इंडिगो कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो अपना पेट भरने का इंतज़ाम करेंगे ना, आपकी कपड़े की रंगाई तो बाद में करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दे रिक्वायर्ड मैनी नंबर ऑफ प्लॉज एंड द बुलेक्स। ठीक है, और इतने ज़्यादा प्लॉज एंड बुलेक्स की मेंटेनेंस जो थी, यानी उसको खरीदने के लिए इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज और उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा था ना वो बहुत ज़्यादा था। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी इनके आगे। ठीक है, और उस पर भी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कि पहले तो इनको मिलना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे जो प्लॉज और बुलक्स हैं ना वो तो आपके पीसेंट्स ने ले रखे हैं, उन्होंने लगा दिए हैं ना, वो अपने राइस फील्ड में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, ठीक उसी वक्त में जबकि इंडिगो प्लांटर्स को उसको चाहिए, तो वो पहले अपने चावल की खेती करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे, उसके बाद वो आपका सोचेंगे, तो आपको मिलना ही नहीं था। ठीक, तो इन सब प्रॉब्लम से क्या हो गया, द प्लांटर्स बिकेम रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टिवेशन। देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है जो पूछा जा सकता है, वाई in the late 19th century the planters became reluctant to expand the area under niche cultivation। तो यहाँ पे जो दो चार समस्या मैंने दो चार समस्या मैंने जो आपको बताई, ये आप उसमें 3-4 पॉइंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या देखने में आया, कि सिर्फ जो 25% ज़मीन पे जो है आपकी इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो हो रही थी, निच कल्टीवेशन। ठीक है, और बाकी जितना जो रेस्ट ऑफ द लैंड दैट वाज लाइंग अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ रियोती सिस्टम।
ठीक है। अब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर जो है बाकी का जो लैंड था वो रेवती सिस्टम के अंडर में चला गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया निज कल्टिवेशन कैसे की जाती थी, हाउ द निज कल्टिवेशन वॉज डन एंड वॉट वेयर द प्रॉब्लम्स विच वर अटैच टू इट। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। ठीक है, यानी आपका रेवती सिस्टम में क्या था। तो पहले जो आपका कल्टिवेशन कैसे होता था, ओके, हाउ द कल्टिवेशन इज डन अंडर रेवती सिस्टम। तो रेवती सिस्टम में क्या होता था, फर्स्ट पॉइंट, द प्लांटर्स फोर्स्ड द रॉयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उनको जो है फोर्स किया जाता था। अब इसमें जो है कई बार आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स का निकल के आएगा, व्हाट डू मीन बाय सट्टा, तो सट्टा मीन्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, ये उनके साथ ज़बरदस्ती साइन कराया जाता था। इसमें कई बार विलेज हेडमैन को भी बीच में घसीट लेते थे कि भाई आप जो है ज़बरदस्ती जो उनसे साइन करवाइए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या आता था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे तब उनको क्या होता था, कैश, दे गॉट द कैश इन एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स, और साथ में उनको क्या बोला जाता था, आपकी जो इंटरेस्ट होगी ना वो लो रेट्स पे आपसे ली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद लोन दे दिया, ये सब दे दिया, फिर एक इनके ऊपर एक कंडीशन रखी कि आप जो भी इंडिगो प्लांटेशन करेंगे आपको कम से कम अपनी ज़मीन के 25% भाग पे उसको करना होगा। ठीक है, अब साथ में लोगों ने सीड दे दी, उसको ड्रिल दे दिया, ठीक है, मशीन दे दी। अब बोला कि अब आप बैठ के क्या कीजिए, कल्टिवेटर्स को कहा अब आप इसको जो है देखिए क्रॉप्स को, ठीक है, सॉइल टर्न कीजिए, अपना उसमें गोड़िए बोड़िए जो भी है, मतलब अपना प्लांट आप देखिए और कटने पे आप हमको लाके फसल दीजिएगा। ठीक है, तो भाई आपके किसान ने उसको उगाया, उसको देखा, और जब पहली हार्वेस्ट की तो वो लाके क्या करते थे, उसको प्लांटर्स को देते थे। ठीक है, बड़ी खुशी खुशी कि हमको क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपकी कल्टीवेशन पूरी हो गई। ठीक है ना, रेवती सिस्टम में कल्टीवेशन कैसे होती थी ये आपने लिख दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या निकल के आई, अब प्रॉब्लम ये निकल के आई, सो व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रॉयत। मतलब हार्वेस्ट देने के बाद समस्या खत्म नहीं हुई, उन्होंने दोबारा उसको लेने दे दिया कि अब आप दोबारा से इंडिगो उगाइए। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा फिर क्या हो गया, साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। ठीक है, अब पीसेंट जो है पहले से परेशान है। ठीक है, क्योंकि भाई जो उसने लोन ले रखा है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि जो इंडिगो की हार्वेस्ट उसने दी थी उस पर जो पैसा उसको मिला वो पहले ही कम मिला है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये लोन के साइकिल में फंस गया था, एक चक्र में फंस गया वो, पहली समस्या। और दूसरी समस्या क्या थी कि जो इंडिगो थी ना वो हमेशा फर्टाइल मिट्टी में ही होती थी। अब इस मिट्टी में किसान जो क्या उगाते थे, चावल। तो एक बार इंडिगो इन लोगों ने उगा दिया तो सॉइल जो है वो क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो एक बार जहाँ पे आपने इंडिगो हार्वेस्ट किया उसके बाद फिर आप उसमें चावल नहीं बो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसानों के साथ जो है वो समस्या हो गई, और यही सब जो चीज़ें हैं वो आपका कारण बनी ब्लू रिबिलियन का। ठीक है, तो ये आपका है ब्लू रिबिलियन। एंड व्हाट वाज ब्लू रिबिलियन, इसको हम लोग देखते हैं। तो ब्लू रिबिलियन में क्या हुआ, इसको भी आप पॉइंट्स में डालिए आराम से कि अंडर ब्लू रिबिलियन फर्स्ट पॉइंट, रॉयट्स refused to pay rents to the planters. Second point, they attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. And third points, women also fought with their kitchen implements. Okay, and fourth point, the Gomesthas. ये 1 marks question है, who are Gomesthas? Gomesthas are the agents of the planters. Okay, तो Gomesthas were socially boycotted. नेक्स्ट पॉइंट, और गुमस्थास का काम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई ये एजेंट्स तो थे प्लांटर्स के, तो इनका रोल क्या था, ये जो है रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे रोयत से। ठीक है, तो इनको जो है इन्होंने सोशली बाइकआउट किया और इनको मारा पीटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रोयत स्वोर दैट दे आर नो मोर गोइंग टू टेक एडवांस टू सो द इंडिगो। नेक्स्ट पॉइंट, दे विल नेवर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स ऑफ लठियाल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लू रिबिलियन के अंतर्गत हुई। ओके, अब इसमें आप नेक्स्ट क्या डालेंगे कि अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एंड दे वेर ऑल्सो, इसमें एक पॉइंट और डाल दीजिए आप लोग, दे वेर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द लोकल ज़मींदार्स एंड द विलेज हेडमैन। ठीक है ना, यानी ब्लू रिबिलियन में उनको जो है किसका सपोर्ट मिला था, लोकल ज़मींदार्स को और विलेज हेडमैन का। ओके, तो अभी इसमें आपको पता होनी चाहिए कि भाई इन लोगों ने इनको क्यों सपोर्ट किया था। ठीक, तो भाई लोकल ज़मींदार्स क्यों परेशान थे, उन्होंने क्यों सपोर्ट किया, बिकॉज दे वेर अनहैप्पी विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। ओके, पहली, और दूसरी, दे वेर एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीसेस। ओके, अब विलेज हेडमैन क्यों परेशान थे, क्योंकि विलेज हेडमैन को जो है हमेशा प्रेस्क्राइज किया जाता था। ठीक है, विलेज हेडमैन वेयर हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यही कारण था जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है
ब्लू रिबिलियन में जो है किसानों की मदद की, उनको समर्थन दिया। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये ब्लू रिबिलियन बहुत तेज़ी से फैलने लग गया तो आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ओके, ही टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे निकल के आता है, एक्सप्लेन अबाउट द विंटर ऑफ 1859। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1859 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो 1859 आपका रिलेटेड है ब्लू रिबिलियन से, ठीक है, क्योंकि आपकी क्रांति 1859 में ही हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, आप ये पूरा ब्लू रिबिलियन आपको पता लग गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ब्लू रिबिलियन। आफ्टर द ब्लू रिबिलियन द लेफ्टिनेंट गवर्नर केम एंड टूर्ड द रीजन, ठीक है, वो वहाँ पर आए, उन्होंने सारी चीज़ें की। और उसके बाद जो है ये जो रोयट्स थे ना, उन लोगों ने कैसे देखा इस चीज़ को, उन्होंने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है उनके लिए क्या रख रही है, सिंपैथी रख रही है, उनके लिए बड़ी अच्छी, मतलब वो उनके प्रति दया भाव रख रही है, ठीक है। अब इस बीच में क्या हुआ, बारासात में व्हाट हैपेंड, मजिस्ट्रेट एशले एडन ही हैज़ इश्यूड अ नोटिस, ठीक है। उस नोटिस में लोगों ने क्या बताया, दैट नो मोर द रॉयट्स वुड बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ये चीज़ जो है किस प्रकार से निकल के आई कि भाई क्वीन विक्टोरिया ने जो है अब डिक्लेयर कर दिया है दैट्स इंडिगो विल नॉट बी सोन, ठीक। तो किसान बड़े खुश हो गए, वो सोचे कि भाई अब क्या हुआ, हमारी तो बात बन गई, क्वीन विक्टोरिया तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी बात मान ली है और हमारे से दुख दर्द का अंत हो गया। ओके, लेकिन असलियत क्या थी, असलियत ये थी कि 1859 की ब्लू रिबिलियन से पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उससे अंग्रेज़ घबराए हुए थे। तो जो इस एक्सप्लोजिव सिचुएशन को वो लोग क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। ओके, लेकिन इसको किसानों ने कैसे लिया, सपोर्ट फॉर द रिबिलियन लिया, ठीक है। यानी ये सच्चाई थी, ठीक है, ये सच्चाई थी अंग्रेज़ों की कि भाई वो इस एक्सप्लोजिव सिचुएशन को दबाना चाहते थे, उनके दिल में कोई ऐसी इंसानियत वाली बात नहीं थी रॉयट्स के लिए। लेकिन रॉयट्स ने कैसे देखा इसको, उन्होंने देखा कि भाई उनके रिबिलियन को क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब इस बीच में कलकत्ता से जो इंटेलेक्चुअल्स आए थे, ओके, वो सब किस लिए आए थे भाई, जब आपका ब्लू रिबेलियन की न्यूज़ फैल गई तो वो लोग यहाँ पे आए थे भाई रॉयट्स की मिजरी के ऊपर लिखने के लिए। भाई हमसे दूर दराज के इलाकों में, देशों में, महाद्वीपों में, भाई लैंड्स में जो क्रांतियाँ हो रही हैं, किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, हमको कैसे पता चलती हैं, ऐसी तो पता चलती है ना, उसके ऊपर जब लेखक लिखते हैं, न्यूज़ फैलती, लिखा जाता है वो, तब वो हम तक पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सारी इंसिडेंट के बारे में इन लोगों ने लिखा और प्लांटर्स ने किस प्रकार से इनका शोषण किया उसके बारे में इन लोगों ने बताया, और इंडिगो सिस्टम कितना खतरनाक है उसका भयावह रूप इन लोगों ने इस लोगों के सामने रखा, तो लोगों को पता चला इसके बारे में, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट जो भी घबरा गई, तो घबरा के इन लोगों ने क्या किया भाई, अपनी मिलिट्री इन्होंने लगा दी कि भाई प्लांटर्स को बचाया जा सके, क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए थे, मार रहे थे, तो प्लांटर्स को बचाने के लिए, ठीक है, इन लोगों ने मिलिट्री लगाई और साथ में इंडिगो कमीशन बैठा दिया ताकि वो जो है इंडिगो प्रोडक्शन की चीज़ के ऊपर क्या करे, इंक्वायरी कर सके। ओके, और जो इंक्वायरी बैठी तो उसके बाद जो है कमीशन ने ये पाया, इन्होंने रिपोर्ट ये दी कमीशन ने कि प्लांटर्स जो क्या हैं वो दोषी हैं, ठीक है। उनको कहा गया कि आपने इंडिगो कल्टीवेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, आपने उनको फोर्स किया, गलत तरीके से आपने इंडिगो कल्टीवेशन करवाया, तो अब जो है ये जो इंडिगो कल्टीवेशन और रॉयट्स के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब फ्यूचर में जो है रॉयट्स जो हैं, अब उनको कभी भी इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप जो है इंडिगो की कल्टीवेशन करें, लेकिन उससे पहले आपकी जो छोटी मोटी जो एक कॉन्ट्रैक्ट रह गया, आप उसको क्या कीजिए, पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका बंगाल का किस्सा था। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद जो आपके इंडिगो प्रोडक्शन का काम था वो बंगाल में क्या हो गया, कोलैप्स। उसके बाद ये कहाँ चले गए, बिहार चले गए, ठीक है। बिहार जाने के बाद इन लोगों ने अपनी चीज़ें वहाँ पे एक्सपैंड करने की कोशिश की और वहाँ भी सेम परेशानियाँ उठने लगीं, लोग परेशान होने लगे। तब जो है वहाँ से किसान महात्मा गांधी के पास गए और महात्मा गांधी के पास जाके उन्होंने फिर जो है अपनी चीज़ें रखी। तब महात्मा गांधी ने 1917 में जो है चंपारण मूवमेंट शुरू किया बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए। ओके, तो ये है आपका होल चैप्टर और इसका अब आपका पूरा का पूरा समरी आपके पास है और इसका जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आप मेरे पिछले 2-3 वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं है एंड इट्स स्टिल, अगर इन केस अगर आप में कोई डाउट है यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो अब हमने आई थिंक इससे पहले 3 चैप्टर ज्योग्राफी के कर लिए हैं, 3 चैप्टर हमारे हिस्ट्री के हो गए हैं। अब इसके बाद जो हम अपनी क्लास लेंगे वो हम अब सिविक्स की शुरू करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल सी यू and start with your civics first chapter, right? So till that time you just revise, memorize, and if you like my class please subscribe my channel SST with Kiran ma'am, and till that time see you, bye bye.